नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर के आऊंगा, तो क्योंकि परीक्षा के लिए कंप्लीट चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये समय कम हमें लगता है और हमें इसकी क्या है, अंक ज्यादा मिलते हैं। अंक का मतलब समझ रहे ना, परीक्षा में हम इससे नंबर अधिक लाने की कोशिश करते हैं और पूरा चैप्टर हमारा रिवीजन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है स्क्रीन पर, कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड वीर कुंवर सिंघा द्वादशा पाठा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक है बेटा, चलें आगे। सबसे पहले जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे और लिखा हुआ है पाठ परिचय। क्या लिखा है? पाठ परिचय। पाठ परिचय का मतलब ही है हमारा, देखिए कि इसमें पाठ के बारे में बताया जाएगा, परिचय के बारे में बताया जाएगा। इसमें लिखा है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध काला अग्रदूत जगदीशपुर भोजपुर के सामंत वीर कुंवर सिंह का नाम गर्व से लिया जाता है। वे अपनी वीरता, साहस और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपना जीवन देश की आजादी के लिए मातृभूमि को बलिवेदी पर अर्पित कर दिया। प्रस्तुत पाठ में इस महान योद्धा एवं देशभक्त कुंवर सिंह का संक्षिप्त जीवन वर्णित है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखेंगे इसमें उन्होंने क्या बताया है। आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, मैं आपको सूक्ष्म रूप में बता दे रहा हूं कि वीर कुंवर सिंह हमारे बिहार राज्य के भोजपुर जिला अंतर्गत, ठीक है ना, भोजपुर मंडल भी कह सकते हैं कि जिला अंतर्गत, भोजपुर जिला अंतर्गत किस गांव में? जगदीशपुर गांव में इनका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू कर दिया। जन्म होने के बाद तत्काल नहीं, कुछ थोड़ा बड़े भी हुए होंगे, ये तो फिर हंसी के पात्र हो गए कि उसी दिन अब तो कृष्ण कन्हैया बन गए हैं कि बचपन से ही ताड़का और अघासुर बकासुर आदि को मारने लगे हैं। तो ऐसा नहीं, मतलब इनका जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद जब अंग्रेजी शासन काल आया तो इन्होंने फिर बहुत पराक्रम किया स्वाधीनता के लिए। फिर इनके बात करते हैं कि इन्होंने वृद्ध होते हुए भी अंग्रेजों के शासन काल में इन्होंने उसमें जमकर डट करके लोहा लिया और उनसे मुकाबला किया और इनकी चरित्र की वीर गाथाओं की कहानियां आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्होंने डरवन जैसे ले ग्रैंड नामक अंग्रेज सेनापति के जैसे बड़े बड़े सेनापतियों को इन्होंने पराजित भी किया है। ठीक, देखिएगा आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है भारतस्य प्रथमे स्वतंत्रता संग्रामे। अब देखिए पाठ का सार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पाठ का सार पढ़ रहे हैं। पाठ के सार में लिखा है भारतस्य प्रथमे स्वतंत्रता संग्रामे नेत्री रूपेण वीर कुंवर सिंघा वृद्धोपि वीरतया अभागम गृहीतवान धूर्ता विदेशिकास्तेन पराजिता तस्य वीरस्य चरित्रमयम पाठा वर्णयति। ठीक, अब उन्होंने कहा है भारत के अर्थ तो आप नीचे लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह ने वृद्ध होते हुए भी नेता के रूप में वीरतापूर्वक भाग लिया। धूर्त विदेशी उनके द्वारा पराजित हुए। यह पाठ उस वीर के चरित्र का वर्णन करता है। ठीक है, उस वीर के चरित्र का वर्णन करता है। फिर इसके बाद यहां पर देखेंगे भारतस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, प्रथमे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, स्वतंत्रता संग्रामी में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। फिर लिखा है नेत्री रूपेण। तो नेत्री का मतलब नेत्री के रूप चलते हैं, तो नेत्री जैसे पिता, पितृ जैसे पितृ के रूप चलते हैं, जैसे मातृ के रूप चलते हैं, ये सब क्या है? ऋकारांत है। तो इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा नेता, इसका बनेगा पिता और इसका बनेगा माता। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप है। तो नेता शब्द, तो नेत्री में यहां पर देखिए क्या है? प्रथमा एक वचन कह सकते हैं। ठीक, नेता के रूप में वीर कुंवर सिंघा प्रथमा का एक वचन, वृद्धोपि में वृद्धा धन अपि बराबर वृद्धोपि, वृद्धा प्लस अपि, वृद्धा प्लस अपि, तो वृद्धोपि विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और बनेगा हमारा वृद्धो और अवग्रह के रूप में आ जाएगा तो पी, वृद्धोपि बन जाएगा ना। तो यहां पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे दिया हुआ है हमारा वीरतया। वीरतया में हमारे रूप चलेंगे कैसे? रमा, लता और पुष्पा, राधा आदि के समान। ठीक, तो यहां पर देखेंगे आप लिखा हुआ है वीरता। क्या लिखा है? वीरता। यहां लिखा हुआ है रमा। क्या लिखा है? रमा। यहां लिखा हुआ है लता। तो इसके रूप चलाएंगे अगर तो रमा रमाम, रमा रमाम रमया, यहां बनेगा लता लताम
लतया, लता लताम लतया, और यहां बनेगा वीरता वीरताम, वीरता वीरताम वीरतया, वीरतया बनेगा। तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, वीरता से या वीरता के द्वारा। भागम माने भाग को, और गृहीतवान माने ग्रहण किया या लिया, उसमें भाग लिया। तो भागम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई, गृहीतवान में गृह धातु है ग्रहण करने के अर्थ में, और कित वतु प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहां पर तवत शेष बचेगा, वत को वान हो जाएगा। ठीक, यहां धूर्ता लिखा हुआ है, धूर्ता में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, बहुवचन लगा है। विदेशी कास्तेन, तो विदेशिका प्लस तेन, तो विदेशी कास्तेन, तो विसर्ग संधि है, और यहां तृतीय विभक्ति भी लगी, सह तम तेन। ठीक, तो ऐसे लगेगा विदेशी कास्तेन, अनेक धूर्त विदेशियों से क्या किया, पराजित, उन विदेशियों को क्या कर दिया, पराजित किया। तस्य माने उसके, षष्ठी का एक वचन। वीरस्य माने वीरता की, चरित्रमय माने चरित्रता को या चरित्र उनके वर्णन को। पाठम माने पाठ, वर्ण्यति माने पाठ में, वर्ण्यति माने वर्णन किया है। वर्ण्यति वर्ण्यतः वर्ण्यन्ति, ये हमारा लट लकार कर्मवाच्य की क्रिया लगी हुई है, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है बेटा, देखिएगा इस पाठ में उस वीर के चरित्र का वर्णन करता है। आगे देखेंगे, पहला हमारा दिया हुआ है पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में आप अच्छे से देखेंगे और यहां से हमारी कहानी प्रारंभ होगी कुंवर वीर सिंह की। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा इसको। पहले ही पैराग्राफ में क्या दिया है, शौर्यस्य, शौर्यस्य पराक्रमस्य धैर्यस्य च समन्वय रूपः वीर कुंवर सिंह देशस्य स्वतंत्रतार्थम आंदोलनस्य अनुपमः सेनानी आसीत्। बिहार राज्यस्य भोजपुर मंडलस्य जगदीशपुर ग्रामे अस्य जन्म अभवत्। जनको अस्य साहिबजादा सिंह अतीव प्रभावशाली पुरुषः देवी भक्ता कुंवर वीर सिंह आखेट कुशला आसीत्। ठीक, आगे चलेंगे बेटा, इसमें ये तो केवल पढ़ लिया है, अब देखेंगे उन्होंने क्या किया है। शौर्यस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, क्या लगा है, शौर्यस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, पराक्रमस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन, धैर्यस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ठीक, तीनों में हमारा षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे पहचान लो, तीनों में आधा सा और या ठीक लगा हुआ है, तो ये षष्ठी। जैसे रामस्य वैसे ही शौर्यस्य, जैसे रामस्य वैसे पराक्रमस्य, जैसे रामस्य वैसे धैर्यस्य। ठीक, अकारांत पुल्लिंगवाची के समान रूप चलेगा। अब यहां पर बात करते हैं कि उन्होंने कहा जो वीरताशाली था, वीरवान था, ठीक है ना, जो वीरता, पराक्रम और धैर्य तीनों जिसमें थे, ऐसे समन्वय रूपा माने रूप को, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, ऐसे समन्वय रूप से कौन, वीर कुंवर सिंह देश के स्वतंत्रता के लिए आंदोलनस अनुपमा सेनानी, और अद्वितीय सेनानी थे। क्या थे, स्वतंत्रता के आंदोलनों में ये अद्वितीय सेनानी थे, इनके द्वारा दूसरा ऐसा कोई सेनापति नहीं था। आंदोलनस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, अनुपमा में प्रथमा का और सेनानी में प्रथमा का, आसीत में भी प्रथमा विभक्ति लंग लकार लगी हुई है। ठीक, प्रथम पुरुष लंग लकार लगा है, अस धातु। स्वतंत्रतार्थम में स्वतंत्रता प्लस अर्थम बराबर स्वतंत्रतार्थम, स्वतंत्रता प्लस अर्थम। ठीक है, तो यहां स्वतंत्रतार्थम लगा हुआ है, यहां बड़ा आ जाएगा और यहां छोटा आ, दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ जाएगा। ठीक, तो ये दीर्घ संधि का योग बनेगा। क्या बनेगा, यहां दीर्घ संधि, और आ इसमें मिल जाएगा तो बनेगा आपका स्वतंत्रतार्थम, स्वतंत्रतार्थम बन गया, स्वतंत्रतार्थम बन गया ना। अब यहां पर ध्यान रखना कि यहां दीर्घ संधि लगी हुई है स्वतंत्रता के लिए। बिहार राज्यस्य, बिहार राज्यस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, बिहार राज्यस्य, और भोजपुर मंडलस्य, बिहार राज्यस्य भोजपुर मंडलस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, जगदीशपुर ग्रामेश्य, जगदीशपुर ग्रामेश्य, तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति पूरी में देखी जाए तो षष्ठी विभक्ति लगी है, और वैसे अलग अलग देखा जाए तो यहां पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कैसे, ये लिखा हुआ है जगदीशपुर ग्रामे प्लस अश्य दिया हुआ है बेटा। आप इसको देखेंगे तो पहले पद में ए है, माँ में ए लगा हुआ है, तो यहाँ पर ए और ओ अगर पहले पद में हो और उसके बाद छोटा आ हो तो छोटा आ कैसा हो जाता है, खंडाकार आ के रूप में परिवर्तन कर लेता है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, माँ में ए लगा हुआ है, तो यहाँ बनेगा आपका जगदीशपुर
ग्रामेस्य, ग्रामेस्य बन जाएगा जगदीशपुर ग्रामेस्य। ठीक हो गया। आगे देखिए फिर लिखा हुआ है जन्मा अभवत, जन्म प्लस अभवत, जन्म प्लस अभवत, जन्म प्लस अभवत, ये दिए हुए हैं। तो यहां दीर्घ संधि है, आ और आ दोनों मिलेंगे, बड़ा आ दिया हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा जन्मा, जन्मा भवत हो गया, जन्मा भवत, ये तो हो गया। फिर आभवत जो रूप लगा हुआ है ये भी आपको जानना है कि कहां से, ये लंग लकार का है, लंग लकार का है, भूतकाल का, लंग लकार भूतकाल, लंग लकार भूतकाल में बनेगा। और कैसे बनेगा, ये आपका प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा। जब बनेगा आपका आभवत, फिर बनेगा आभवताम, अभवताम, और फिर बनेगा अभवन, क्या बनेगा, अभवन बन जाएगा कि नहीं। ठीक, तो यहां तक तो समझ में आ गया। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। ठीक, जन्मा अभवत मतलब जन्म हुआ था। और जनको अस्य, जनकः माने पिता, जनक माने पिता, जनको अश्य, तो यहां पर भी आपका क्या है, विसर्ग संधि है। देखिए विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, पीछे आने वाला आकार का अवग्रह के रूप में परिवर्तन, और बन जाएगा जनको अश्य, बन जाएगा ना बेटा। फिर इसके बाद दिया हुआ है साहेब जादा सिंघा, ये उनका प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, उनके पिता का नाम है। अतीव प्रभावशाली पुरुष, अधिक प्रभावशाली पुरुष थे। देवी भक्ता, प्रथमा का एक वचन, कुंवर सिंघा प्रथमा का एक वचन, आखेट कुशला में भी प्रथमा का एक वचन, आसीत में भी लंग लकार भूतकाल का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखना, शौर्य पराक्रम और धैर्यवान के समन्वय रूप वीर कुंवर सिंह देश के स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों में अद्वितीय सेनानी थे। बिहार राज्य के भोजपुर मंडल के जगदीशपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनके पिता साहेब जादा सिंह अतीव प्रभावशाली थे और देवी भक्त कुंवर सिंह आखेट कुशला आसीत, अर्थात शिकार करने में निपुण थे, शिकार करने में बहुत ही अग्रणी थे। वीरता पराक्रम और धैर्य का समन्वित रूप वीर कुंवर सिंह देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन के लिए अद्वितीय सेनानी थे, सेनापति थे। बिहार राज्य के भोजपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता साहेब जादा सिंह अति प्रभावशाली पुरुष थे। देवी भक्त कुंवर सिंह शिकार करने में क्या थे, निपुण थे, या प्रभावशाली थे, या दक्ष थे, पटु थे, योग्य थे, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, आगे देखें प्रश्न। अब इसका पैराग्राफ हमारा दूसरा आ गया है। दूसरे नंबर के पैराग्राफ में आप देखेंगे बेटा उन्होंने क्या कहा है दूसरे नंबर के पैराग्राफ में कि तारुण्ये एतस्य विवाह गया प्रमंडले स्थितस्य सूर्य तीर्थस्य देव नामकस्य भूस्वामिना फतेह नारायण सिंहस्य कन्यया जाता। कुंवर सिंहे सिंहासनम आरूढ़े सति जगदीशपुरे अनेक जन कल्याणस्य जल कल्याणस्य कार्यक्रमाः संचालिता। अनेन उदार हृदयेन न्याय व्यवस्थायां सर्वेषां वर्गाणां प्रतिनिधित्वं नियोजितम् सर्वत्र शांति समृद्धि संस्थापिते। ठीक, यहां पर इसका उन्होंने क्या कर लिया, पाठ कर लिया। अब पाठ करने के बाद, पढ़ने के बाद आप इसका अर्थ आप देखेंगे। ठीक है ना। तारुण्य का मतलब होता है हमारा जवान, तरुणी अवस्था। देखिए अवस्थाएं हमारी तीन होती हैं। एक होती है बाल अवस्था, क्या होती है, जिसे हम बाल अवस्था कहते हैं, बाल अवस्था। ठीक, इसको आप कह सकते हैं जीरो। बाल्यपन हमारा क्या होता है, शिशु से लेकर के शैशवा अवस्था जैसे होती है, तो बाल अवस्था आप कह सकते हैं कहां से, 8 साल से लेकर के 12 साल तक। ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं बाल अवस्था। इसके पहले हमारी शैशव अवस्था होती है, ठीक है ना, शिशु अवस्था जो होती है। ठीक, तो 6 साल तक हमारी शिशु अवस्था ही होती है। ठीक, बहुत सारी अवस्थाएं हैं लेकिन आपको मुख्य रूप से बता रहे हैं बाल अवस्था। ठीक, आप इसको 6 भी कर सकते हैं, 6 ईयर से। ठीक है ना। फिर इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं कहां पर, जैसे ही बाल अवस्था की बात करते हैं, बाल अवस्था से ये 14 वर्ष कर लीजिए। ठीक, 14 से 17 वर्ष तक हमारी चलती है किशोरावस्था। क्या चलती है, किशोरावस्था। किशोरावस्था ये चलती है 14 से 17। ठीक, तो फिर इसके बाद हमारी चलती है तरुण अवस्था, तरुणावस्था।
ये चलती है हमारी 17 से लेकर के 28, 30, ठीक। वैसे तो मुख्य रूप से आपकी 19 चलती है, ठीक है ना। तो ये हमारी तरुण अवस्था में आ जाती है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि जो जवान, जैसे ही वो जवान हुए तो उस जवानी में ही उनको क्या है, एतस माने उनका विवाह माने विवाह, गया पर मंडल में स्थित एक सूर्य तीर्थ देव के नामक भूस्वामी, सूर्य तीर्थ देव के भूस्वामी थे, जो मालिक थे फतेह नारायण सिंहस्य, ठीक। फतेह नारायण सिंह के एक कन्या थी, उस कन्या से जाता माने विवाह हो गया। फिर कुंवर सिंह जैसे ही सिंहासनम आरूढ़, सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो जगदीशपुर गांव में अनेक जन कल्याण के लिए उन्होंने कार्यक्रम संचालित किए और उदार हृदय होने से न्याय व्यवस्था में सर्वेशाम वर्गानाम, सभी वर्गों के लोगों के लिए उनकी न्याय व्यवस्था समान रूप से थी और उसका प्रतिनिधित्व करने लगे। सर्वत्र शांति समृद्धि च संस्थापित, सभी जगह उन्होंने शांति और समृद्धि को स्थापित कर दिया, ठीक। अब यहां पर देखें, एतस्य में षष्ठी भक्ति का एक वचन, विवाह में प्रथमा का एक वचन, ज्ञापर मंडले में लगा हुआ है आपका सप्तमी का एक वचन, स्थितस्य में षष्ठी का एक वचन, सूर्य तीर्थस्य में भी आपका क्या लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और इसके बाद नामकस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। फिर लिखा है भूस्वामिनः, प्रथमा का एक वचन और भूस्वामिनः। फिर इसके बाद फतेह नारायण सिंहस्य में षष्ठी भक्ति का एक वचन, कन्या में तृतीया का एक वचन। कन्या के रूप, ये तो देखिए राम के समान चल रहे हैं, लेकिन ये आपका कन्या का रूप चलेगा फिर लता के समान। कैसा चलेगा, लता के समान, लता लताम लतया, लता लताम लतया, यहां बनेगा आपका कन्या कन्याम कन्यया कन्यया, ठीक है, ठीक है बेटा। फिर जाता, ठीक, इनका जन्म हुआ। फिर लिखा है कुंवर सिंघे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कुंवर सिंघे, सिंहासनम आरूढ़, यहां पर भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, इसीलिए सिंहासन पर आरूढ़, पर आ गया ना, तो पर आया है सप्तमी की वजह से। जगदीशपुरे, तो जगदीशपुर में, तो यहां पर भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अनेके, अनेके, तो अनेके में भी आपका क्या है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। जन कल्याणस्य, जन कल्याणस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन और कार्यक्रमाः माने प्रथमा का एक वचन, वो सॉरी बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। संचालिताः, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। अनेन में तृतीया विभक्ति का एक वचन। उदार हृदयेन, तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, उदार हृदयेन, हृदयेन। अब ये जो तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा, जैसे रामेण फलेन, वैसे ही बनेगा हमारा उदार हृदयेन। न्याय व्यवस्थायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। सप्तमी विभक्ति जैसे व्यवस्था के रूप चलेंगे, जैसे लता के, रमा के, पुष्पा के, राधा के, ऐसे ही रूप चलेंगे क्योंकि आकारांत स्त्रीवाची शब्द है। रमा रमाम रमया रमायै, रमायाः रमायाः रमायाम, लता लताम लता लतया लतायै, लतायाः लतायाः लतायाम, वैसे चलेगा व्यवस्था व्यवस्थाम, व्यवस्थया व्यवस्थायै, व्यवस्थाया व्यवस्थायाम। सप्तमी विभक्ति का एक वचन। सर्वेशाम भी रूप लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का, सर्व का रूप है सर्व और सर्वनाम रूप है। देखें, सर्वे, सर्वान, सर्वैः, सर्वैः, सर्वेभ्यः, 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 सर्वेषां, सर्वेषां, सर्वेषु, सर्वेषु दिया हुआ है, ठीक। तो यहां पर आपका सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लिखा हुआ है सर्वेषां। फिर इसके बाद दिया हुआ वर्गाणाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, जैसे रामाणाम वैसे ही वर्गाणाम। प्रतिनिधित्व माने प्रतिनिधित्व को, तो द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। नियोजितम माने नियोजित किया या प्रतिनिधित्व को निभाया। सर्वत्र माने सभी जगह। शांति में प्रथमा का एक वचन, शांति। समृद्धि में भी प्रथमा का एक वचन और विसर्ग संधि दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। तो समृद्धि यहाँ प्रथमा का एक वचन, फिर इसके बाद चा लगा दोगे तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाएगा और यहाँ पर आपकी वो हो जाएगी संधि, कौन सी, समृद्धिश्च, ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ विसर्ग संधि में संस्थापित, इसमें भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। अर्थ देख लीजिए आप, अर्थ को देखें।
अर्थ में देखें उन्होंने क्या किया, जवानी में इनका विवाह है, जवानी में इनका विवाह गया जिला अंतर्गत सूर्य तीर्थदेव नाम के एक जमींदार थे और वो फतेहपुर नारायण सिंह की पुत्री से हुआ। कुंवर सिंह ने सिंहासन पर बैठते हुए जगदीशपुर में अनेक जन कल्याण के कार्यक्रम आरंभ किए। इनके द्वारा उदारता पूर्वक न्याय व्यवस्था में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इन्होंने सर्वत्र शांति और समृद्धि की स्थापना भी की। अर्थात जो ये हमारे कुंवर वीर सिंह थे, इन्होंने न्याय व्यवस्था भी चलाई और बहुत ही अच्छी, सभी वर्गों के लिए इन्होंने न्याय व्यवस्था में जगह स्थान दिया और सभी को विशेष रूप से न्याय व्यवस्था में इसमें इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। तीसरे नंबर का पैराग्राफ है हमारा। तीसरे नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। लिखा हुआ है 1845। 1845 को आप संस्कृत में बोलेंगे तो पंचचत्वारिंशत् अष्टशत अधिकम एक सहस्त्रम, ठीक, तो 1000 से 845 अधिक, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक। 1845 तमे ख्रीष्टाब्द वर्षे भारते प्रखर रूपेण आंग्ल शासन विरोधश्च ज्वाला प्रज्वलिता, तदानीम आंग्ल शासकेषु भयं व्याप्तम, आंग्लानां विरोधे प्रचलितेषु आंदोलनेषु कुंवर सिंहस्य सक्रिया भूमिका बभूव। 1857 तमे ख्रीष्टवर्षे भारतस्य प्रथमा स्वतंत्रता संग्रामो अभवत्। कुंवर सिंह स्वसेनायां वीर युवकान गृहीतवान्। देखिए आराम से आप लोग भी इसको पढ़िएगा, कहीं पर कोई पढ़ने में अगर समस्या जाए तो आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक। जो कठिन शब्द होता है उसको अलग अलग करके पढ़ना है। जैसे ये लिखा आंग्ल शासकेषु, ऐसे पढ़ लिया जाता है। ये लिखा है जैसे प्रखर रूपेण आंग्ल शासन विरोधस्य, ऐसे भी आप अलग अलग करके उनको पढ़ सकते हैं, ठीक। ये ख्रीष्ट वर्षे भी आप पढ़ सकते हैं और ख्रीष्टाब्द वर्षे भी पढ़ सकते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है 1845 तमे ख्रीष्ट वर्षे, तो इतने में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। उन्होंने कहा 1845 का कब समय था, 1845 का समय चल रहा था। भारतीय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, भारत में। प्रखर रूपेण मतलब बहुत ही प्रखर रूप में, बहुत तीव्र गति से, ठीक है ना। तो तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है यहां पर, प्रखर रूपेण आंग्ल शासन विरोधस्य, अंग्रेजों के शासन का विरोध चल रहा था, ठीक। अंग्रेजों के शासन का विरोध चल रहा था और प्रखर रूप में चल रहा था। तो यहां देखें पूरा आंग्ल माने अंग्रेज और शासन माने शासन, अंग्रेजों के शासन का विरोधस्य माने विरोध, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ठीक। फिर इसके बाद दिया हुआ है ज्वाला, ज्वाला प्रज्वलिता, अर्थात अंग्रेजों के शासन के विरोध का क्या हो रहा था, बहुत ही बड़ी ज्वाला, लपटें निकल रही थी। लोग बिल्कुल सुन नहीं रहे थे कि अंग्रेजों को हटाना ही है, इस प्रकार से विरोध चल रहा था। तदानीम उसी समय आंग्ल शासकेषु, अंग्रेजों के शासन काल में भयम व्याप्तम, और अंग्रेजों के शासकों के अंतर्गत अंदर अंग्रेजी जितने हुकूमत शासक थे उनके अंदर एक भय व्याप्त हो गया, एक भय बैठ गया। क्या, आंग्ला नाम मतलब अंग्रेजों का विरोधी प्रचलितेषु आंदोलनेषु कुंवर सिंह सक्रिय भूमिका बभूव, अर्थात अंग्रेजों के विरोध में प्रचलितेषु प्रचलित रूप से आंदोलन, जो चल रहे आंदोलन थे, उन आंदोलनों में कुंवर सिंह की सक्रिय भूमिका बभूव माने थी, कुंवर सिंह की सक्रिय भूमिका थी। तो 1857 की ईस्वी में वर्ष में भारतस्य प्रथमा स्वतंत्रता संग्रामो अभवत्, अर्थात भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। कुंवर सिंह स्वसेनायाम वीर युवकान गृहीतवान, और कुंवर सिंह ने अपने स्वयं सेनाओं में उनको वीर युवकों को क्या किया, गृहीतवान, वहां से छुड़वाया। जो बंदी गृह में थे उनको क्या कर लिया, छुड़ा लिया, ठीक। तो आगे देखेंगे, देखें जरा इसमें, अब देखेंगे इसमें कि इन्होंने कह दिया इस षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, तदानीम तद अदानीम उसी समय अंग्रेज शासकेषु, तो यहां पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। आप इसको देखिए, आप अगर एक रूप सीख लेते हैं, अगर आप एक ही रूप सीख लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आप इसको क्या है, सारे रूपों को उससे कहीं ना कहीं टच करके आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो ज्यादातर राम के रूप, लता के रूप की बात करते हैं, ठीक है ना, हरि के रूप, साधु के रूप, भानु के रूप, ये एक एक रूप अगर आप सीख लेते हैं तो उन्हीं से हमारा सब कुछ यहाँ पर काम हो जाता है, ठीक। यहां पर देखें आंग्ल शासकेषु, आंग्ल शासकेषु लिखा हुआ है, तो यहां पर आप शासन क्या हो जाएगा, शासक, जैसे ये लिखा ना शासक,
क्या लिखा है यहाँ? शासक। तो शासक में का में क्या है? छोटा आ है। तो राम में भी छोटा आ है, माँ में। तो जैसे राम के चलेंगे वैसे ही शासक के चलेंगे। तो राम का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनता है रामेशु, तो इसका बनेगा आपका क्या? शासकेशु। शासकेशु बनेगा कि नहीं बनेगा? एक समान ही रूप चलते हैं, बिल्कुल एक समान। ठीक, आगे देखें। शासकेशु, अंग्रेजों के शासकों में क्या हो गया? भयम व्याप्तम, माने भय व्याप्त हो गया। आंग्ला नाम में षष्ठी विभक्ति, जैसे फलानाम, रामाणाम, जलानाम, वैसे ही बनेगा हमारा क्या? आंग्ला नाम। षष्ठी का बहुवचन, विरोधे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। प्रचलितेषु, प्रचलितेषु में क्या बना हुआ है आपका? प्रचलितेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। आंदोलनेषु में भी सप्तमी का बहुवचन। कुंवर सिंहस्स में षष्ठी का एक वचन। सक्रिया भूमिका बभूव, ये बभूव जो बना हुआ है ये भू धातु से बना हुआ है। भू धातु बना हुआ है, लिट लकार में बना हुआ है। कहाँ पर? लिट लकार। हालांकि आप लोग 5 लकारों को ज्यादा पढ़ते हैं, हमारे लकार होते हैं 10। ये लिट लकार है, इसका सूत्र है परोक्षे लिट। क्या है ये? परोक्षे लिट। तो लिट लकार के आधार पर आप इसको कर सकते हैं। ठीक, इसमें धातु का दुत्त होकर के बभूव बनता है, ध्यान रखिएगा। और आगे देखेंगे 1857 का समय आया और उसी वर्ष में, वर्षे में सप्तमी का एक वचन, भारतस्य में षष्ठी का एक वचन, प्रथमा में प्रथमा का एक वचन, स्वतंत्रता में प्रथमा का एक वचन। संग्रामो अभवत, संग्रामः, संग्रामः प्लस अभवत, संग्रामो अभवत, अभवत, ये ऐसे रूप चलेगा हमारा। ठीक, यहां पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, लिखा हुआ है संग्रामो, संग्रामो, आ इसमें आ जाएगा अभवत। बनेगा कि नहीं बनेगा? संग्रामो अभवत। ठीक, तो इसमें आपका ये जो अभवत रूप लगा है, लंग लकार भूतकाल का प्रथम पुरुष का एक वचन रूप लगा हुआ है। ठीक, आगे देखेंगे कुंवर सिंघा, कुंवर सिंघा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। स्वसेनायाम सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। वीर युवकान, वीर युवकाल लगा हुआ है, तो यहां पर आपका प्रथमा वो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। गृहीतवान में ग्रह धातु है, कितवतु प्रत्यय है और वत को वान होकर के हमारा बनता है गृहीतवान। इसका आप अर्थ देख लीजिए। 1845 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों के विरोध की प्रखर आग उग्र रूप में धारण कर लिया। उस समय अंग्रेज शासकों में भय छा गया। अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे आंदोलन में कुंवर सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई। 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ। कुंवर सिंह अपनी सेना में वीर युवकों को बहाल किया और कुंवर सिंह ने वहां पर अपने जितने भी सेना उनके वीर युवक थे, जितने भी बंदी गृह में थे, सबको क्या कर लिया? बहाल कर लिया, छुड़ा लिया। फिर देखेंगे इसके बाद पैराग्राफ हमारा चौथा है। चौथे पैराग्राफ में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि आंग्ल अधिकारिणः आंदोलनम, आंग्ल अधिकारिणः आंदोलनम विफलीकर्तुम तथा आंदोलनकारिणः अवरोधुम निग्रहीतुम ताडयितुम च अनेकान उपायान अकुर्वन्। 1857 तमे ख्रीष्टाब्द वर्षे जून मासस्य 19तमे दिनांके पाटलिपुत्रे स्वतंत्रता सेनानिना तिरंगा ध्वजं समुत्तोलितवन्तः। तत्र टेलरस्य दमनचक्रेण अनेके वीरपुत्राः निगृहीता मृत्युदंडा च प्राप्ता। ठीक, अब यहां पर देखें, यहां पर अब यहां आंग्ल अधिकारिणः, तो आंग्ल अधिकारिणः में पहली बात तो दीर्घ है और बहुवचनांत रूप है। क्या है? प्रथमा का बहुवचन, बहुवचन हरि हरिम हरिणा। तो ये जो हरिया बना हुआ है, जैसे प्रथमा का बहुवचन हरि, हरि ही हरि हरिया, वैसे बनेगा अधिकारी ही अधिकारी अधिकारिणा। ठीक, तो यहां पर आपका बना हुआ है ये, तो आंग्ल अधिकारी दिया हुआ है तो यहां दीर्घ संधि है, आंग्ल, आंग्ल प्लस अधिकारिणा, अधिकारिणा, आंग्ल प्लस अधिकारिणा दिया हुआ है। यहां पर आ और यहां पर आ, दोनों मिलेंगे तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? बड़ा आ। दोनों बड़ा आ हो गया तो यहां पर दीर्घ संधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी? यहां दीर्घ संधि।
ये आपकी यहाँ दीर्घ संधि हो गई। ठीक, दीर्घ संधि के आधार पर यहाँ आ की मात्रा इसमें लग जाएगी, तो ये बड़ा आ हो जाएगा, यहाँ से आ हट जाएगा। अब ये लिखा हुआ है धिकारिणः। ठीक, तो धिकारिणः को इसमें मिला देंगे आप, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्या, आंग्ल अधिकारिणः बन गया ना, आंग्ल अधिकारिणः। इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक, आगे देखेंगे, दिया हुआ है आंदोलनम, आंदोलन को क्या करना था, इनको विफल करना था, अर्थात जो आंदोलन चल रहे थे अंग्रेज अधिकारी उन आंदोलनों को अब असफल करने में लग गए। तो आंदोलनम, आंदोलनों को द्वितीय विभक्ति का एक वचन, विफली कर्तुम, करने के लिए, असफल करने के लिए। कर्तुम में क्री धातु से तुमुन प्रत्यय से बनता है, क्री धातु तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, और यहाँ ना की और ऊ की संज्ञा हो जाएगी और बन जाएगा क्री से कर, क्री से बनेगा कर और तुमुन जुड़ जाएगा, तुम जुड़ेगा तो यहाँ रा हमारा ऊपर पहुंचेगा तो बनेगा कर तुम। ठीक, तो यहाँ बन जाएगा कर तुम तथा आंदोलनकारिणः, आंदोलनकारिणः, तो यहाँ भी प्रथमा का बहुवचन अवरोधुम, अवरोधुम माने रोकने के लिए, निग्रहीतुम ताड़यति। अब उन आंदोलनों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि वहां के जो आंदोलनकारी थे, जो नेता थे, जो उसके वीर कुंवर सिंह के साथ में रहने वाले थे, उनको रोका, अवरोधम माने रोकना और निग्रहीतुम उनको पकड़ने के लिए, ताड़ितुम और मारते थे, उनको पकड़ते थे, बंदी बनाते थे, उनको क्या है और मारते थे। चा माने और, अनेकान और अनेकों को उपाय अकुर्बन, और अनेक प्रकार के उन्होंने उपाय भी किए, कई उपाय ऐसे किए। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर भी तुमुन प्रत्यय है, ताड़ितुम में भी तुमुन प्रत्यय है। अनेकान में हमारा क्या लगा हुआ है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। उपायान, यहां पर भी हमारा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। अकुर्बन जो लगा हुआ है हमारा लंग लकार का रूप लगा हुआ है, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ठीक, बनेगा हमारा अकुर्वत, अकुर्वताम और अकुर्वन, ऐसे बनेगा। ठीक, तो ये हमारा बहुवचनांत रूप है। 1857 इसको बोलेंगे हम सप्तपंचाशत अष्टशतम अधिकम एक सहस्त्राणी। ठीक, अर्थात 1000 से 857 अधिक। ख्रीष्टाब्द वर्षे माने वर्ष में सप्तमी का एक वचन। जून मासस्य लिखा हुआ है, तो जून महीने की 19 दिनांके। ठीक, 19 तारीख को, 19 तारीख का दिन, 19 तारीख था, जून का महीना था। ठीक है ना, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। पाटलिपुत्र में सप्तमी विभक्ति का एक वचन। पाटलिपुत्र में स्वतंत्रता, पाटलिपुत्र अर्थात आज का पटना, प्राचीन काल का पाटलिपुत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पाटलिपुत्र में स्वतंत्रता सेनानी ना, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये प्रथमा का बहुवचन। तिरंगा ध्वजम समुत्तोलित बनता, जो पाटलिपुत्र में स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने तिरंगा झंडा को क्या कर दिया, उत्तोलित बनता मतलब फहराया। तत्र माने वहां टेलरस्य दमन चक्रण, वहां टेलर जो हमारा अंग्रेज अधिकारी था, ठीक, टेलर, उसके दमन चक्र से अनेक वीर पुत्र निगृहीता मृत्युदंडा च प्राप्ता। जो टेलर था अंग्रेज अधिकारी, उसके द्वारा अनेक वीर पुत्रों को क्या किया गया, मृत्युदंड प्राप्त हुआ, फांसी और बंदी बना लिया गया। तो अनेकी में सप्तमी का एक वचन, वीर पुत्र में भी दिया हुआ है हमारा प्रथमा का बहुवचन। ठीक, निगृहीता में भी प्रथमा का बहुवचन। मृत्युदंड माने मृत्युदंड को, चा प्राप्ता माने और प्राप्त हुए। तो यहाँ प्रथम द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, प्राप्ता में प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है। ठीक है बेटा, आगे देखें, इसका अर्थ देख लें। अर्थ में क्या दिया हुआ है, अंग्रेज अधिकारी आंदोलन को विफल करने तथा आंदोलनकारियों को रोकने के लिए गिरफ्तार करने तथा उन्हें दंड देने हेतु अनेक उपाय किए। 1857 की ईस्वी के 19 जून को पटना में स्वतंत्रता सेनानियों ने तिरंगा झंडा फहराया। वहां टेलर के दमन चक्र के फलस्वरूप अनेक वीर पुत्र कैद हुए तथा उन्होंने फांसी की सजा दी। और उनको क्या दे दी, फांसी की सजा दे दी। कई ऐसे वीर पुत्र कैद हो गए थे उस टेलर के दमन चक्र के कारण, फिर उनको फांसी की सजा दी। आगे देखेंगे, 5वें नंबर का हमारा पैराग्राफ है। 5वें नंबर का पैराग्राफ क्या कह रहा है, देखें।
तद्वर्षे जुलाई मासस्य 26तमे दिनाङ्के दानापुर शिबिरस्य विद्रोहिणा सैनिकाः आराम प्रति प्रस्थातुम् आरब्धवन्तः। कुंवरसिंहस्य नेतृत्वे आत्मनः उत्सर्गाय प्रस्तुताः। जुलाई मासस्य 19-30 दिनाङ्के 29-30 दिनाङ्के 500 सैनिकैः सह डरवन नामकः आंग्ल सैन्याधिकारी वीर कुंवर सिंहेन पराजितो अभवत्। अनया घटनया क्रांतिकारेषु उत्सवः वर्धितः। ठीक, ध्यान रखें बेटा। अब यहां पर उन्होंने क्या कहा है कि तदवर्षे, उसी वर्ष, कब, 1857 की जब क्रांति चल रही थी, तो उसी वर्ष में जुलाई का महीना था। उसी वर्ष में जुलाई का महीना है, और जुलाई के महीने में कितनी षड्विंशति। अब ये 26 लिखा हुआ है, इसको हम संस्कृत में, ये बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि 26 को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। 96 को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, ये परीक्षाओं में बहुत आता है। तो आप देख लीजिए इसको, एक आप इस प्रकार से देखेंगे तो जैसे 20 + 6 बराबर कितने होते हैं, 26। आप पहले ऐसा करके देख लिया करें। फिर इसको 6 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 60। क्या कहते हैं, 60। और 20 को संस्कृत में क्या कहते हैं, विंशति। ठीक, तो दोनों को लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब इसको जोड़ना है, 60 विंशति भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर प्लस का चिन्ह लगा करके आप व्यंजन संधि लगाएंगे तो टा को डा हो जाएगा जसत्व संधि में, तो षड विंशति क्या बनेगा, षड्विंशति ऐसे बनेगा। ये शुद्ध आपका शब्द कहलाएगा, षड्विंशति। ठीक, तो इस प्रकार से आप कहेंगे जुलाई महीने की षड्विंशति दिनांके, कितनी, 26 तारीख में सप्तमी का एक वचन, दानापुर शिविर के विद्रोही, जो दानापुर शिविर के विद्रोही थे, उनके सैनिकों को आराम प्रति, आरा की ओर देखा उन्होंने कि प्रस्थान कर रहे हैं। आरस्त प्रस्थान के लिए आरब्ध बनता, जैसे आरंभ किया, तो कुंवर सिंह के नेतृत्व में आत्मना उत्सर्ग, अपने आत्मन उत्थान के लिए क्या किया, प्रस्तुत किया। जुलाई के महीने को 29 और 30 तारीख को 500 सैनिकों के साथ डरवन नामक आंग्ल सैन्य अधिकारी को इन्होंने वीर कुंवर सिंह के द्वारा पराजित हो गया। वो अपनी सैनिकों के साथ में कहां जा रहा था, दानापुर शिविर के विद्रोहियों में के लिए जा रहा था, तो वहां पर उसने क्या है, इसको पराजित कर दिया। और अन्य इस घटना से क्रांतिकारियों में उत्साह बढ़ गया। इस घटना से क्रांतिकारियों में क्या हो गया, उत्साह बढ़ गया। तो इसमें सप्तमी का एक वचन, शिविरस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, विद्रोहिणा में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। विद्रोहिणा में प्रथमा का बहुवचन, सैनिका में प्रथमा का बहुवचन, आराम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन। प्रति माने और, प्रति के अर्थ में ही यहाँ द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, ठीक है ना। अभिता परिता उभयता हा प्रतियोगे द्वितीया। प्रस्थातुम में प्राउपसर्ग पूर्वक स्था धातु से तुमन प्रत्यय में यहाँ प्रस्थातुम बनेगा। आरब्धवंता में भी यहाँ देखिए रव धातु है, औपसर्ग है, आरब्धवंता बहुवचनांत रूप है। कुंवर सिंहस्य में षष्ठी का एक वचन, नेतृत्व में सप्तमी का एक वचन, आत्मनः प्रथमा का बहुवचन, उत्सर्गाय में चतुर्थी का एक वचन, प्रस्तुता में प्रथमा का बहुवचन, जुलाई मासस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, 29, 30, 29 और 63, दिनांके में दिनांक, पंचशतई में 500, सैनिकई में तृतीया का बहुवचन, सह माने 7, तृतीया का बहुवचन, डरवन नामका में प्रथमा का एक वचन, आंग्ल सैन्य अधिकारी। आंग्ल सैन्य अधिकारी का मतलब होता है अंग्रेजी सेना का अधिकारी। वीर कुंवर सिंहेन तृतीया विभक्ति का एक वचन, पराजितः प्लस अभवत, पराजितः प्लस अभवत, पराजितः प्लस अभवत, ठीक है ना। तो यहां पर आपका ओ हो जाएगा पराजितो, पराजितो आ आपका अवग्रह के रूप में भवत, पराजितो भवत हो गया, पराजितो भवत। और अनया में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, तृतीया का एक वचन, घटनया में भी तृतीय विभक्ति का एक वचन, क्रांतिकारेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, उत्साह में प्रथमा का एक वचन, वर्धिता, वर्धिता में भी प्रथमा का एक वचन। ठीक, अर्थ, अब इसका अर्थ देख लीजिए। उसी वर्ष जुलाई के महीने के,
उसी वर्ष जुलाई के महीने की 26 तारीख को दानापुर छावनी के विद्रोही सैनिकों ने आरा की ओर प्रस्थान करना आरंभ किया। वे कुंवर सिंह की अगुवाई में अपने आप को उत्सर्ग के लिए तैयार हो गए। ठीक, उत्सर्ग का मतलब होता है उनको अपने आप को क्या करने के लिए कि अब बलि, अगर हमारा बलिदान भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तैयार हो गए। और जुलाई महीने की 30 और 29 तारीख को सैनिकों के साथ डरबन नाम के अंग्रेज अधिकारी वीर कुंवर सिंह से पराजित हो गया। इस घटना से क्रांतिकारियों का उत्साह क्या हो गया, प्रबल हो गया, बढ़ गया। और अंग्रेज अधिकारी अब ये समझ गया है कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, अब तो हम क्या हो गए, पराजित हो गए हैं। इसके बाद देखेंगे आप 6 नंबर का हमारा पैराग्राफ है। 6 नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है, देखें जरा। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि तदा संपूर्णे प्राचीन शाहाबाद मंडले, तदा संपूर्णे प्राचीन शाहाबाद मंडले कुंवर सिंहस्य अधिकारः संजातः। कुंवर सिंह क्षेत्रात् क्षेत्रांतरम गत्वा विद्रोहम उद्घोषयत्, जनान् च घटितान् अकरोत्। अस्मिन् क्रमे तेन रामगढ़स्य मिर्जापुरस्य विजयगढ़स्य च यात्रा कृता। नवंबरस्य 7 दिनांके ग्वालियरस्य सेना कुंवर सिंहस्य सेनायां समाविष्टा। कुंवर सिंहस्य विजय अभियानम आजमगढ़े गाजीपुरे सिकंदरपुरे च सफलतया संपन्ना। ठीक, अब इसको पाठ कर लिया, पढ़ लिया। अब इसका थोड़ा सा क्या है, अर्थ देख ले, फिर इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। तदा, तब जैसे ही उनका अधिकार बढ़ गया, जैसे ही उनका उत्साह बढ़ने लगा, क्योंकि उन्होंने डरबन नाम की सेना को, वो अधिकारी को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, जितने भी हमारे आंदोलनकारी थे। फिर इसके बाद तदा माने तब, संपूर्ण माने संपूर्ण, प्राचीन शाहाबाद में, पूरे संपूर्ण शाहाबाद मंडल में कुंवर सिंह का अधिकार संजाता माने हो गया। जब उसने डरबन को हराया तो कुंवर सिंह का अधिकार संपूर्ण शाहाबाद में छा गया। पूरे मंडल में सब जगह जय जयकार होने लगी कुंवर सिंह की, और उसी का अधिकार हो गया। कुंवर सिंह क्षेत्रात् क्षेत्रांत, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर के विद्रोहम उद्घोषयत्, विद्रोह की ज्वाला को भड़का रहे हैं कि अब विद्रोह करना है। जनान च संगठितवान, और विद्रोह का उद्घोषणा करते हुए लोगों को क्या कर रहे हैं, एकत्रित करने में लग गए। अस्मिन क्रमे, यही क्रम से रामगढ़, मिर्जापुर, विजयगढ़ आदि में यात्रा की। नवंबर महीने की 7 तारीख में ग्वालियर की सेना से कुंवर सिंह की सेना समाविष्ट हो गई। ग्वालियर की सेना किसमें, कुंवर सिंह की सेना में मिल गई। और कुंवर सिंह का विजय अभियान आजमगढ़ में, गाजीपुर में, सिकंदरपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मतलब फिर जब ये एक बार जीतना चालू किए तो फिर इनकी विजय गाथा रुकी नहीं, ये चलते गए, हारे नहीं, पराजित नहीं हुए, लगे रहे, लगातार कार्य करते रहे, और क्या है, लास्ट में और विजय प्राप्त की। ठीक, तो यहां देखें संपूर्णे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है। क्या लगा है, जैसे रामे वैसे ही होगा हमारा संपूर्णे। प्राचीन शाहाबाद मंडले, प्राचीन शाहाबाद मंडले, तो यहां पर भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। प्राचीन शाहाबाद मंडले। कुंवर सिंहस्य, तो कुंवर सिंहस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन अधिकारः, अधिकार हो गया तो प्रथमा का एक वचन। संजाता में भी सम उपसर्ग पूर्वक ज धातु है और यहाँ कित प्रत्यय है। ठीक, तो यहाँ पर भी आपका संजाता। कुंवर सिंघा में प्रथमा का एक वचन, क्षेत्रात् में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। जैसे रामात वैसे ही क्षेत्रात्। क्षेत्रांतरम, क्षेत्र के अंतर, क्षेत्रांतर, प्रत्येक क्षेत्र में। गत्वा में गम धातु है, कित्वा प्रत्यय है, गत्वा। विद्रोहम उद्घोषयत्, विद्रोह को क्या किया, उद्घोषयत् किया। और जनान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, चा माने और। संघटितान, यहाँ पर भी हमारा द्वितीय विभक्ति का क्या लगा है, बहुवचनांत लगा। अकरोत, यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, क्री धातु से अकरोत बना हुआ है और लंग लकार में। अस्मिन क्रमे
तेन तृतीय विभक्ति लगी हुई है। रामगढ़स्य षष्ठी का एक वचन, मिर्जापुरस्य षष्ठी का एक वचन, विजयगढ़स्य षष्ठी का एक वचन, चामल और यात्रा कृता। ठीक, नवंबरस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी में भी सप्तमी का एक वचन और दिनांके में सप्तमी का एक वचन। ग्वालियरस्य यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन, कुंवर सिंहस्य में भी षष्ठी का एक वचन, सेनायाम में भी सप्तमी का एक वचन, जैसे रमायाम, लतायाम, कथायाम, वैसे ही सेनायाम। समाविष्टा प्रथमा का एक वचन, कुंवर सिंहस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, विजय अभियानम। तो विजय का अभियान चला तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, विजय प्लस अभियान, अभियानम, विजय प्लस अभियानम। यहां आ और यहां आ दोनों मिलेंगे, बड़ा आ बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, तो दोनों को मिलाया, इसकी बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी और भी यान यहां जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? भी यान। ठीक, इसको आप इसमें जोड़ देंगे तो आपका बनेगा भी यान। ठीक, ध्यान से। तो विजय अभियान। फिर इसके बाद दिया हुआ आजमगढ़े में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, गाजीपुरे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सिकंदरपुरे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, चा माने और, सफलतया में भी तृतीय विभक्ति का एक वचन, जैसे लता लताम लतया, सफलता सफलताम सफलतया, संपन्नम माने संपन्न हुई। अर्थात लगातार फिर हमारे क्या है, वीर कुंवर सिंह जीतते गए और उन्होंने बहुत जगह क्या है, जीत हासिल की। अर्थ को देखें इसमें कि तब संपूर्ण पुराने शाहाबाद जिले पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। कुंवर सिंह ने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाकर के विद्रोह की घोषणा की तथा लोगों को संगठित किया। इस क्रम में उनके द्वारा रामगढ़, मिर्जापुर, विजयगढ़ की यात्रा की गई। नवंबर की 7 तारीख को ग्वालियर की सेना कुंवर सिंह से मिल गई। कुंवर सिंह का विजय अभियान आजमगढ़, गाजीपुर, सिकंदरपुर में सफलता के साथ संपन्न हुआ। अब यहाँ पर ग्वालियर की भी बहुत तगड़ी सेना थी, जो किससे आज और किसके साथ मिल गई, वीर कुंवर सिंह के साथ। अब इनके पास दुगनी शक्ति हो गई, अब कहीं पर रुकने वाले ही नहीं थे। वीर कुंवर सिंह ने देखिए बिहार से कहां आकर के, फिर देखिए आंदोलनकारियों का कोई निश्चित नहीं रहता था कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, जहां तक विजय प्राप्त होती जाएगी वहां तक चले जाएंगे, क्योंकि उनमें यह नहीं था कि बिहार हमारा राज्य है और यूपी हमारा राज्य है, हमारा महाराष्ट्र है ना। जो आंदोलनकारी जो देश के लिए लड़ते हैं उनके लिए एक देश होता है, एक देश एक राष्ट्र, इसके अलावा उनके लिए कुछ नहीं। भारत भूमि अपनी मतलब अपनी, ऐसा उनका भाव रहता है, इसीलिए वह लगातार उसमें क्या रहते हैं, लगे रहते हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे अगला हमारा पैराग्राफ होगा 7वें नंबर का, देखिएगा यहां से। हाँ, देख लिया आप लोगों ने। देखिए यहां 1858 तमे ख्रीष्टाब्द वर्षे अप्रैल मासस्य 22 तमे दिनांके वीर कुंवर सिंहस्य स्वसैनिकै सह गंगा पारम गच्छतः आंग्लानां भुशुंडी गोलिका प्रहारेण दक्षिण हस्तो विकृतः जातः, सः स्वमेव हस्तं खड्गेन खण्डयित्वा गंगायै समर्पितवान्। ततो द्वितीय दिने 23 तमे दिनांके ले ग्रैंड नामकम् आंग्ल सेनापतिं सः पराजितवान्। अनेन सर्वत्र वीर कुंवर सिंहस्य जय घोषः समारब्धः। अप्रैल मासस्य अयमेव 32तमो दिनांकः विजय दिवसः इति समुद्घोषितः। ठीक है बेटा, इसका तो केवल अभी पाठ किया है, आप देखें ये थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है, इसको थोड़ा आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 1858, क्या लिखा है, 1858 और ख्रीष्टाब्द वर्षे, ठीक है ना। अर्थात 1858 का हमारा वर्ष चल रहा था और अप्रैल का महीना चल रहा था। क्या चल रहा था, अप्रैल का महीना चल रहा था। और तारीख कौन सी थी, 22 तारीख, जिसे संस्कृत में बोलते हैं द्विविंशति, ठीक है ना। 22 तमे दिनांके, दिनांकी का मतलब डेट, दिनांक, तारीख, वीर कुंवर सिंह का या वीर कुंवर सिंह की स्वसैनिक, उनके जो स्वयं की सेना, बहुत सारी सैनिक थे, उन सैनिकों के साथ क्या हुआ, गंगा पारम गच्छता, गंगा पारम गच्छता, अर्थात स्वसैनिकों के साथ में क्या हुआ, गंगा पार को गए। आंग्ला नाम मतलब अंग्रेजों के,
अंग्रेजों की भुशुंडी गोलिका प्रहारेण, भुशुंडी का मतलब होता है बंदूक और गोलिका का मतलब होता है गोली, अर्थात बंदूक की गोली के प्रहार से, प्रहारेण प्रहार से दक्षिण हस्ता विकृता जाता, उनका दाहिना हाथ क्या हो गया, विकृत हो गया है, असहाय हो गया है, विकलांग हो गया है। तो स स्वयमेव, उन्होंने स्वयं, हस्तम माने हाथ को, खड्गेन माने तलवार से, खंडित्वा माने काट करके, गंगायई माने गंगा के लिए, समर्पितवान माने समर्पित कर दिया। तथा द्वितीय दिन, और उसके दूसरे दिन मतलब 22 के बाद 23 तारीख को, 22 तारीख को ये काम हुआ और 23 तारीख को दिनांक में 23 दिनांक को ले ग्रैंड नामक आंग्ल सेनापति, अंग्रेजियों का सेनापति था ले ग्रैंड, उससे उसे क्या है पराजित किया। अनेन सर्वत्र वीर कुंवर सिंह, और इसके बाद सभी लोगों ने सभी जगह वीर कुंवर सिंह का जय घोष प्रारंभ हो गया। अप्रैल के महीने में ही उन्होंने 23 तारीख को क्या कर दिया, विजय दिवस घोषित कर दिया कि आज से जो विजय दिवस मनाया जाएगा वो कौन सा दिन होगा, 23 अप्रैल का दिन होगा। ये इन्होंने इतना घोषित कर दिया। अब यहाँ से देखें आप कि 1858 तमे ख्रीष्टाब्द वर्षे, तो इसमें लिखा हुआ है हमारा सप्तमी का एक वचन, मासस्य में षष्ठी का एक वचन, और द्वाविंशति लिखा हुआ है, तो 20 + 2 बराबर कितना होता है, 22। ठीक, तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है द्विविंशति, ठीक है ना, द्वि, और आप द्विविंशति कह सकते हैं, द्वाविंशति, द्वा, और वैसे तो इसको द्वौ बोलेंगे और विंशति इसको हो जाएगा, तो ये विंशति, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो द्वाविंशति, द्वाविंशति हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें यहाँ। तो यहाँ पर आपका ये 22 तारीख का समय है, और देखें दिनांके में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, वीर कुंवर सिंहस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। स्वसैनिकई में तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, जैसे हमारा बनता है रामयी, क्या बनता है, रामयी, वैसे ही बनेगा स्वसैनिकई। क्यों बनेगा, क्योंकि सह का योग बना हुआ है और सह लगा हुआ है, सह साकम समम सार्धम, ये हमारा एक सूत्र है व्याकरण का, सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम द्वितीय, इनकी तृतीया, ठीक है, और इनके योग में तृतीय विभक्ति का योग होता है। ठीक, इनकी योग में हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है। ठीक, गंगा पारम में द्वितीय विभक्ति, गंगा पार को गच्छतः माने गए। अब जो गच्छतः रूप बना हुआ है ये हमारा लोट लकार का बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, गच्छति गच्छतः, तो वो सॉरी लट लकार वर्तमान काल और प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप। ठीक, अब यहाँ गच्छतः और आंग्ला नाम, क्या लिखा है, आंग्ला नाम, षष्ठी का बहुवचन, भुसुंडी माने गोली, वो तो बंदूक, और गोली का प्रहारेण, पूरे शब्द में देखें तो तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। दक्षिण हस्तः प्रथमा का एक वचन, विकृतः में लगा हुआ है प्रथमा का एक वचन, जाता में भी प्रथमा का एक वचन, सह माने वह, स्वयमेव, स्वयमेव, स्वयं प्लस एव बराबर स्वयमेव, हस्तम में द्वितीय विभक्ति, खड्गेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन, खंडित्वा में खंड धातु रहेगी, वो खंड हमारा शब्द रहेगा और कित्व प्रत्यय रहेगा। गंगायई में आपका चतुर्थी विभक्ति लगे, गंगा गंगाम गंगाया, गंगया गंगायई, तो गंगा, गंगा के रूप चलेंगे आपके लता के समान। गंगा के रूप कैसे चलेंगे बेटा, लता के समान, लता लताम लतया, लता लताम लतया लतायई। ठीक, ऐसे बनेगा गंगा गंगाम, गंगा गंगाम गंगया, गंगया गंगायई, गंगायई बनेगा। तो चतुर्थी का एक वचन लगा हुआ है, समर्पित वान में सम उपसर्ग पूर्वक अर्पित और वान लगा हुआ है कितवतु प्रत्यय, ततः द्वितीय दिने, दूसरे दिन में, दूसरे ही दिन में उन्होंने क्या किया, दिनम दिने दिनानी, तो द्विवचन लगा हुआ है, दूसरे दिन, त्रिविंशति तमे दिनांके, सप्तमी का एक वचन, ले ग्रैंड नाम है तो नामकम, आंग्लिश सेनापतिम, अंग्रेज सेनापति को,
ठीक है ना। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति लगी, सह माने वह, पराजित, वान माने पराजित कर दिए। अनैन में तृतीय विभक्ति, वीर कुंवर सिंहस्थ में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, जय घोषा में प्रथमा का एक वचन, समारब्धा में यहाँ पर भी प्रथमा का एक वचन, अप्रैल मासस्य में षष्ठी का एक वचन, और तमो दिनांका में भी प्रथमा का एक वचन, विजय दिवसा में प्रथमा का एक वचन, समुद्घोषिताः में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। अब इसका उन्होंने पूरा अर्थ अगर देखा जाए तो आप पूरा अर्थ देख लीजिए क्या उन्होंने दिया है। देखें, लिखा हुआ है 1858 ईस्वी के 22 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह का अपने सैनिकों के साथ गंगा पार करते समय अंग्रेजों की बंदूक की गोली लगने से दाहिना हाथ बेकार हो गया। उन्होंने अपने हाथ को तलवार से काट करके गंगा को अर्पित कर दिया। तब उन्होंने दूसरे दिन 23 अप्रैल को उन्होंने ले ग्रैंड नाम के अंग्रेज सेनापति को पराजित किया। इससे सर्वत्र वीर कुंवर सिंह का जयघोष होने लगा। अप्रैल का महीना था, 23 तारीख को ही उन्होंने विजय दिवस के नाम से घोषित कर दिया कि 23 तारीख को विजय दिवस के नाम से इसको जाना जाएगा। लोग 23 अप्रैल को विजय दिवस के नाम से जानने लगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखें, अगला पैराग्राफ हमारा होगा 8वें नंबर का। 8वें नंबर का पैराग्राफ कहता है कि युद्धे सततम संघर्ष रतश्च वीर कुंवर सिंहस्य शरीरावयवः विकृतः व्रणान्विताश्च जाता। फलतः अप्रैल मासस्य षड्विंशति तमे दिनांके भारत मातु वीरपुत्रोऽयं दिवंगताः सत्यमेव भणितं कीर्तिर्यस्य सह जीवति। देखिए यहाँ पर लिखा है युद्धे माने सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, युद्ध में, सततम माने निरंतर, ठीक है ना, लगातार। ठीक, तो युद्ध में निरंतर लगातार, संघर्षस्य अर्थात संघर्ष रतस्य, संघर्ष रत रहने वाले, अर्थात चाहे वो कुछ भी हो और भी क्या करते थे, युद्ध में जरूर जाते थे। तो युद्ध में निरंतर संघर्ष करने वाले वीर कुंवर सिंह का शरीर अवयव, शरीर के अवयव माने एक एक अंग, ठीक है ना, शरीर के अवयव विकृता जाता माने टूट गए थे, अर्थात खंडित हो गए थे, और कहीं ना कहीं गोलियों के उसमें क्या थे, वो हो गए थे घाव। तो इस प्रकार से उनका पूरे शरीर के अवयव कहीं ना कहीं क्या हो गए थे, विकृत हो गए थे। व्रणान्विताश्च जाता, और वे काम करने लायक नहीं थे, छल्ली छल्ली हो गए थे। फलता अप्रैल मासस, अर्थात लास्ट में उन्होंने अप्रैल के महीने में 26 तारीख की तारीख थी, भारत माता का यह वीर पुत्र क्या हो गया, दिवंगता माने अपनी वीर भूमि को छोड़ करके चले गए। सत्यमेव भणितम, सत्य ही कहा गया है कि कीर्तिर्यस्य सह जीवति, और जिसका शौर्य और वीरता होती है वहाँ वो हमेशा क्या होती है, जीवित रहती है और अमर हो जाती है। जिसकी वीरता है वो हमेशा क्या हो जाता है, अमर हो जाता है, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। संघर्ष रतस्य में षष्ठी का एक वचन, वीर कुंवर सिंहस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। शरीर प्लस अवयवाह में पूरा देखें तो शरीर अवयवाह प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। अगर अलग अलग देखेंगे तो शरीर अलग हो जाएगा और अवयव अलग हो जाएगा, अवयवाह। ठीक, ये आपका हो गया। फिर इसमें आ दिया हुआ है और इसमें बड़ा आ दिया हुआ है, दोनों मिलाकर के आपका क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। तो मतलब यहाँ दीर्घ संधि बनेगी। क्या बनेगी, यहाँ दीर्घ संधि रहेगी, और आकाश वर्णे दीर्घ सूत्र लग के यहाँ पर आपका जो बनेगा तो ये बन जाएगा शरीरा। क्या बन जाएगा, शरीरावयवा, शरीरावयवा, ये आपका बन जाएगा शरीरावयवा। ठीक, आगे देखेंगे। फिर इसके बाद दिया हुआ विकृताः में प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है, वृणान्विताः, वृणान्विताश्च, तो यहाँ पर भी आपका प्रथमा का बहुवचन ही लगा हुआ है, वृणान्विताः दिया हुआ है प्लस च। और अगर दोनों को देखेंगे मिला करके इस शब्द को, तो यहाँ विसर्ग संधि भी है, विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा ये। ठीक, और प्लस हट जाएगा, चा इसमें जुड़ जाएगा, तो वृणान्विताश्च, वृणान्विताश्च। जाता, जाता में प्रथमा का बहुवचनांत लगा, फलता में प्रथमा का एक वचन, अप्रैल मासस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, और षड्विंशति, ये शब्द आपका प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक, तो आप देखेंगे जैसे आपका 20 + 6 बराबर कितना होता है, 26, ऐसा होता है। मैं आप लोगों को ऐसे क्यों बताता हूं, इसलिए क्योंकि ताकि आप कोई भी संख्या आ जाए आप उसको बनाना सीख जाओ, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। आपको क्रॉस मार्किंग चलाना है, ठीक है ना, जो आप लोग ये गुणा का चिन्ह लगाते हो ना, उसी प्रकार से आप लोगों को इसको हल करना है। 6 को 10 तक की संख्या आपको सीख लेना है। तो संस्कृत की, तो आप 6 को क्या बोलेंगे, 60, आपको 60 मिलेगा।
ठीक है ना, और 20 को बोलेंगे विंशति। बोले सर आपने तो कहा है कि 10 तक सीखना है, फिर विंशति कैसे बनेगा? तो इसमें आपको क्या करना है, 10 तक की संख्या सीख लोगे, फिर आपको सीख लेना है 19 की, 20 की, 21 की, फिर सीखना है 29, 30, 31, फिर सीखना है 39, 40, 41, फिर सीखना है 49, 50, 51, फिर इसके बाद सीखना है 59, 60, 61, फिर इसके बाद 69, 70, 71, फिर इसके बाद 79, 80, 81। इस प्रकार से अगर आप इसको सीख लेंगे तो आपसे संख्या बन जाएगी। ठीक, अब इसको आप जब मिलाएंगे तो आप इसको सीधे सीधे कह सकते हैं षड्विंशति, षट्विंशति, लेकिन यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा करके व्यंजन संधि लग जाती है और टा की जगह पर टा ठा डा जसत तो संधि होकर के ऐसे बन जाता है डा। इसी का वर्ग का तीसरा अक्षर है षड, टा ठा डा, तो डा डमरू वाला हो गया और विंशति इसमें जुड़ जाएगा, तो शब्द बनेगा आपका षड्विंशति। ये आपका रूप बन जाएगा। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि 26 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तो कई लोग इसको इसमें लगा करके आ जाते हैं जो गलत हो जाता है। ठीक, ऐसे लिख करके आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और इसकी संधि विच्छेद भी पूछी जाएगी कि षड्विंशति की संधि विच्छेद क्या है, तो ये इसकी संधि विच्छेद हो गई। तो एक प्रश्न में आपको 3-4 प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है आपका भारत मातु। भारत मातु की षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। कैसे? मातृ के रूप आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। ऋकारांत है तो माता के रूप चलेंगे माता, मातरम, माता, मातरम, मात्रा, मात्रा, मातृ, माता, मातरम, मात्रा, मातृ, मातुः, मातुः, मातरी दिया हुआ है, मातरी ये दिया हुआ है। तो षष्ठी विभक्ति का ये रूप लगा हुआ है, इसमें लगेगा भारत मातुः। क्या हो जाएगा इसमें? भारत मातुः। हो गया ना बेटा? तो ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन। बोले सर यहाँ पर भी तो लगा सकते हैं, पंचमी का क्यों नहीं माना है? तो उसके लिए बता दूं, यहाँ पंचमी का चिन्ह होता है से और षष्ठी का चिन्ह होता है का, के, की। तो आप इसमें जोड़ेंगे भारत माता से वीर पुत्र। क्या हो गया? दिवंगता। भारत माता से वीर पुत्र निधन हो गया। इस प्रकार का अर्थ निकलेगा कि भारत माता का वीर पुत्र क्या हो गया? दिवंगता, निधन हो गया, चला गया, छोड़ करके चला गया। तो का के की चिन्ह लेने की वजह से यहाँ पंचषष्ठी का एक वचन माना गया। पुत्रो यम, तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक, वीर पुत्रो यम लिखा हुआ है तो वीर पुत्रः, वीर पुत्रः प्लस अयम ऐसे आपका रहेगा। और विसर्ग के स्थान पर आपका हो जाएगा ओ, वीर पुत्रः की जगह वीर पुत्रो, आ का हो जाएगा ऐसे और अयम, ये लिख गया है ना, वीर पुत्रो यम हो गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? वीर पुत्रो यम में विसर्ग संधि। दिवंगता में प्रथमा का एक वचन सत्यम एव, तो सत्यमेव। भणितम में यहाँ बोलने वाली धातु है, भणित होना। ठीक, कीर्त्यश्व में, कीर्तिर्यश्व में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। सह माने वह, सह का मतलब वह है, और जीवती, जीवतः, जीवंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। ठीक, आगे देखेंगे बेटा, आगे दिया हुआ है आपका, इसका अर्थ देख लीजिए। वीर पुत्र इनका निधन हो गया है। सदा युद्ध लड़ते रहने के कारण, हमेशा निरंतर युद्ध में सतत रहने के कारण वीर कुंवर सिंह के शरीर के सारे अंग बेकार हो गए तथा घावों से युक्त हो गए थे। परिणामतः अप्रैल महीने की 26 तारीख को भारत माता के इस वीर पुत्र का निधन हो गया। सत्य ही कहा गया है, सत्य में ये कहा गया है कि अच्छे कर्म करने वाले क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। अर्थात जो जिनकी शौर्य वीरता दिखती है वो हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। अच्छे कर्म, इसीलिए हमें सत्कर्म ही करने चाहिए, तो जो मरने के बाद भी व्यक्ति हमें याद रखे। बुरे कर्म करने वालों का कोई वो नहीं है, कोई यादगार नहीं है। यहाँ तक कि बुरे कर्म करने वालों के माता पिता भी उनको भुला देते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद अब हम पाठ के पढ़ेंगे शब्दार्थ। ध्यान रखिएगा बेटा, शब्दार्थों पर हम चल रहे हैं, तो शब्दार्थों को आप अच्छे से थोड़ा सा देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है शब्द और अर्थ। शब्दों के अर्थों को जानना है। समन्वयः का मतलब होता है समूह या एकत्रित होना, ठीक, या संगठित होना। तो समूह को हम कह सकते हैं दल, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कुल, या हम कह सकते हैं समूह लिखा ही हुआ है एकत्रित, एकत्रित, ठीक है। और इसको आप क्या कह सकते हैं? टीम कह सकते हैं, झुंड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, समन्वयः।
फिर इसके बाद दिया हुआ है सेनानी। सेनानी का मतलब होता है सेना नायक। और आखेट कुशला का मतलब होता है शिकार में निपुण। तारुण्य का मतलब होता है जवानी में। सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है इसलिए इसका अर्थ निकलेगा जवानी में। आरूढ़े में भी सप्तमी का एक वचन लगा है इसलिए बैठने पर का अर्थ निकल रहा है। इसमें मैं और इसमें पर, तो कोजे सर दोनों में सप्तमी है तो इसमें मैं क्यों नहीं आया दोनों में। आपको मैं बता दूं ये अर्थ पर डिपेंड करता है पीछे आने वाला शब्द कौन से कारक चिन्ह को सपोर्ट कर रहा है, वैसा हम लोग लगा देते हैं। अगर सप्तमी है तो ये भी सप्तमी का चिन्ह है, ये भी सप्तमी का है, दोनों सप्तमी के हैं। ठीक, बैठने पर या बैठने में। ज्वाला, लौ या लपट, ठीक है ना, बड़ी बड़ी ज्वालाएं होती हैं अग्नि की जो लपटें निकलती हैं जिनसे क्या है जल जाते हैं। उत्सर्गाय का मतलब होता है त्याग के लिए, अर्थात त्याग करने के लिए, समर्पण के लिए जो तैयार हो जाए। भूमिका का मतलब होता है सहभागिता। भूमिका का मतलब होता है सहभागिता। आप कितनों की किसमें कितनी भूमिका है, आपकी पढ़ने में कितनी भूमिका है, वो भूमिका कहलाती है। उद्घोषय का मतलब होता है घोषणा करना, घोषणा की। और संग्रामा का मतलब होता है लड़ाई। निग्रहीतुम का मतलब गिरफ्तार करने के लिए, तुमन प्रत्यय की वजह से यहाँ पर के लिए का अर्थ आया है। तिरंगम ध्वजम, तिरंगम ध्वजम का मतलब तिरंगा झंडा। समुत्तोलित बनता का मतलब होता है फहरा दिया। भुषुंडी गोलिका प्रहारेण का मतलब बंदूक की गोली लगने से या तस्य गोलिका घातेन, गोली के आघात से या गोली लगने से। दिवंगता का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक, मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक, दिवंगता निधन होना या मृत्यु को प्राप्त होना। अब देखेंगे व्याख्या, संस्कृत शब्दों की संस्कृत में ही व्याख्या आपकी रहेगी। ठीक, समन्वय का मतलब होता है समूह। सेनानी का मतलब सेनापति ही। आखेट कुशला का मतलब मृग्यायाम निपुण। फिर इसके बाद तारुण्य का दिया हुआ है यौवने, यौवन, इसमें सप्तमी इसमें सप्तमी। आरूढ़े का मतलब होता है आसीने। ज्वाला का मतलब अग्नि शिखा। उत्सर्गाय का मतलब होता है त्यागाय। भूमिका का मतलब होता है योग दानम। भूमिका का मतलब क्या होता है बेटा, योग दानम। आगे दिया हुआ है हमारा उद्घोषियत। उद्घोषियत का मतलब उद्घोषणाम कृतवान। और संग्रामा का मतलब होता है युद्धम। निगृहीतुम का मतलब अधीनी कर्तुम संगृहीतुम। त्रिरंगम, त्रिरंगम ध्वजम का मतलब त्रिवर्णात्मिका पताका। समुत्तोलित बनता का मतलब सम्यक आकाशे उत्थापित बनता। भुषुंडी गोलिका प्रहारेण का मतलब भुषुंडी नाम अस्त्र विशेषः तस्य गोलिका घातेनो। ठीक, दिवंगता का मतलब होता है स्वर्गम गता या मृत्यु प्राप्त, मृत्युम प्राप्त या स्वर्गम गता। आगे देखें, आगे दिया हुआ है संधि विच्छेदा, मतलब कुछ शब्द दिए हुए हैं इनकी संधियों के विच्छेद करना है। अब हम शब्दों को देखेंगे, शब्द को दो शब्दों से कैसे जोड़ते हैं, उनको अलग अलग कैसे करते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि ये जीवन पर्यंत काम में आता है। हो सकता है आपका सिलेबस अभी काम में आ जाए, लेकिन ये आपके जो शब्दों को आप सॉल्व कर रहे हो ये आपका जीवन पर्यंत आपकी शुद्धता, आपके शिक्षित होने का सबूत भी होता है। ठीक, जन्म अभवत लिखा हुआ है, जन्म प्लस अभवत शब्द दिया हुआ है, देखें ध्यान से, लिखा हुआ है जन्म प्लस अभवत, जन्म प्लस अभवत दिया हुआ है, तो आ प्लस आ दोनों दिया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बड़ा आ। ठीक, बड़ा आ हो गया है। आप इसमें सीधे कह सकते हैं जन्मा भवत, क्या हो जाएगा, जन्मा भवत, दीर्घ संधि हो जाएगी, आकाश वर्णे दीर्घ सूत्र हो जाएगा। मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पार्ट जो आपका 6 नंबर का पार्ट है उसमें मैंने 5th नंबर का पार्ट, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बतलाई हैं कैसे इसकी संधि होगी। वृणान्विताश्च, वृण प्लस अन्विता प्लस चा, तो यहाँ पर दीर्घ संधि और विसर्ग संधि दोनों होंगे। वृण प्लस अन्विता प्लस चा। ठीक, यहाँ पर आपका हो जाएगा आ और आ दोनों मिलेंगे, बड़ा आ बन जाएगा बड़ा आ। मतलब यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, तो आपका दीर्घ संधि से सूत्र आपका शब्द बनेगा वृणा, क्या बनेगा, वृणा, वृणान्वित, क्या बनेगा, वृणान्वितः प्लस चा। अब यहाँ से आपकी विसर्ग संधि होगी, तो विसर्ग के स्थान पर आपका सा हो जाएगा, तो बनेगा आपका वृणान्वितश्च, क्या बनेगा, वृणान्वितश्च। यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि भी होगी और
दीर्घ संधि भी आपकी होगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखोगे। आगे अगला हमारा जो रहेगा, अगला शब्द वो रहेगा उद्घोषयत। क्या लिखा हुआ है? उद्घोषयत। उत प्लस अघोषयत। देखिए तो यहां पर आपकी जस्त संधि रहेगी, उत प्लस अघोषयत, अघोषयत हो गया। तो यहां पर ता वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन करेगा, ता था दा। ठीक, ता था दा, तो यहां दा में हो जाएगा और आ जाएगा, सो मिल जाएगा पूरा घोषयत। क्या हो जाएगा? घोषयत, अघोषयत। ठीक, तो अघोषयत इसमें मिल गया, उद्घोषयत पूरा शब्द हमारा बन जाएगा। मतलब इसमें होगी हमारी क्या, कौन सी संधि हो जाएगी बेटा? इसमें आपकी जस्त संधि। फिर इसके बाद दिया हुआ है कीर्त्यश, कीर्ति प्लस यश, तो कीर्त्यश हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा, कीर्त्यश बन जाएगा। विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, तो आपको कैसे बनेगा? ये लिखा हुआ है कीर्ति और विसर्ग प्लस यश। देखें, विसर्ग के स्थान पर होगा पहले रा हो जाएगा, तो ये कीर्ति और रा। फिर इसके बाद यश दिया हुआ है, यश, रा आपका या के ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा आपका कीर्तिर यश। ठीक है बेटा, आगे देखें। इसमें आपकी हो गई है विसर्ग संधि, इसमें हो गई है व्यंजन संधि, इसमें हो गई है दीर्घ प्लस विसर्ग, और इसमें आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि। ठीक, आगे हमारा रहेगा समास। समासों पर हम चर्चा करेंगे। आपको पहले शॉर्टकट में हम बतला दे रहे हैं समास आपके कैसे होंगे। समास में देखिए, वैसे तो हमारी संस्कृत की व्याकरण कहती है कि समासाश्च पंचधा, समास 5 होते हैं, लेकिन हम पाठ्यक्रम के आधार पर समास पढ़ेंगे तो समास हम लोग 6 पढ़ते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास की बात करते हैं, तो पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, जिसमें पूर्व पद प्रधान हमारा अव्ययी भाव होता है, और इसमें अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था अभाव संप्रति शब्द संप्रति प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व पद शब्द सादृश्य संपत्ति सांकल्यांत वचनेषु, इस सूत्र पर हमारा पूरा अव्ययी भाव समास काम करता है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास ध्यान रखिएगा, प्रायण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष होता है, लेकिन तत्पुरुष के भेद होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष से हमारा शुरू होता है और सप्तमी तत्पुरुष तक चलता है। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस प्रकार से हमारा तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, जिसके हम लोगों ने भेद पढ़े हैं 6। फिर इसके बाद बात करते हैं हम कर्मधारय समास की। तो इसमें लिखा है विशेषण विशेष बहुलम कर्मधारया, अर्थात जिसमें विशेषण और विशेष की बहुलता को दर्शा दिया जाए वो कर्मधारय समास होता है। ठीक, इसमें विशेषण होता है पहले में, बस संख्यावाची विशेषण को छोड़ करके इसमें बाकी विशेषण आते हैं। फिर इसके बाद करें कि द्विगु समास की, तो इसमें होता है पूर्व पद प्रधानो संख्यावाची। पूर्व पद प्रधान अगर संख्यावाची होता है तो संख्या, इसमें सूत्र भी है हमारा संख्यावंशन। ठीक, और ये भी सूत्र आपने देखा होगा कि दिगुरेक वचनम, और दिगु समास हमेशा एक वचन में होता है, तो पहली संख्यावाची अगर विशेषण हो तो दिगु समास होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा क्या, दिगु समास के बाद बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कहता है अनेक मन्न पदार्थे बहुब्रीहि, जिसमें दोनों पदार्थों को छोड़ करके, दोनों पदों को छोड़ करके कोई तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, वो बहुब्रीहि समास होता है। तो समासों को आप देख लीजिए, इसमें तो सारे समास नहीं है, लिखा हुआ है अनुपमा, न उपमा यस्य सह अनुपमा। ठीक, अर्थात बहुब्रीहि समास, जिसकी कोई उपमा या तुलना ना की जाए, बराबरी ना की जाए, वही होता है हमारा उपमा। ठीक, अनुपमा, उसे हम बहुब्रीहि समास में रखेंगे। जन कल्याणम, जनानाम कल्याणम, तो यहां पर आपकी षष्ठी तत्पुरुष समास लगेगा, क्योंकि देखिए लोगों के कल्याण, लोगों के कल्याण को। ठीक, क्षेत्रांतरम मतलब अन्यत क्षेत्रम, अन्य किसी क्षेत्र में जा रहे हैं तो कर्म की बात कर रहे हैं तो कर्मधारय समास हो जाएगा। उदार हृदयन, उदार हृदयन, उदारम हृदयम यस्य तेन उदार हृदयन, बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा। शरीरा अवयवाः, शरीरस्य अवयवाः, शरीर के अवयव, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, इसमें षष्ठी का एक वचन लगा है। त्रिरंगः, त्रयोः रंगा यस्मिन तत्, देखिए त्रिरंगा, बहुब्रीहि समास। तिरंगा देखिए कई बार क्या होता है, इसमें आपकी वो लगी हुई है, संख्यावाची शब्द लगा हुआ है, पहले संख्यावाची शब्द लगा है ना त्रि, तो विशेष रूप से तिरंगा को संबोधित किया जाता है। भारत का एकमात्र तिरंगा, विश्व में भी एक ही तिरंगा है जो हमारे भारत का प्रतीक चिन्ह है।
ठीक, ध्यान रखिएगा। तो विशेष वस्तुओं के लिए और अन्य तीसरे, जो तीसरे का बोध कराता है, अन्य किसी विशेष का बोध कराता है, उसे हम पहले बहुव्रीहि समास में रखते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। अगला दिया हुआ है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति यहां पर होगी आपकी, व्युत्पत्ति में दिया हुआ है प्रकृति और प्रत्यय विभागम कुरुत, अर्थात प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। प्रकृति प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जब शब्द किसी से निर्माणित होता है, किसी से मूल रूप से निर्माणधार बनता है, उसे हम प्रकृति कहते हैं, और पीछे जुड़ने वाले को हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। और प्रकृति हमारी दो प्रकार की हो सकती है, या तो कोई संज्ञा सर्वनाम विशेषण या धातु, कोई भी हो सकता है। ठीक, पहले तो शब्द हो सकता है या धातु हो सकती है, पहली बात। अब बात करते हैं प्रत्यय की। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृदंत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय, एक होता है स्त्री प्रत्यय। ठीक, लेकिन बात करें हम कृदंत क्या होता है, तो कृदंत की बात करते हैं तो जो धातुओं के साथ जुड़ता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आदि के साथ में जुड़ता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय क्या होता है सर? जब दोनों का आपने बता दिया तो स्त्री प्रत्यय क्या होता है ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। जब पुल्लिंगवाची शब्द को कुछ स्त्रीलिंग बनाना होता है तो पुल्लिंग और स्त्रीवाची प्रत्ययों को जोड़ा जाता है। स्त्री प्रत्यय हमारे ज्यादा नहीं होते हैं, 8 ही होते हैं। जैसे हम बात करें टाप, डाप, चाप, गीप, गीस, गीन, ऊंग, ती, ये हमारे 8 प्रत्यय होते हैं। इनके आधार पर ही हम पुल्लिंगवाची शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक, हमारे कृदंत प्रत्यय में बहुत से भिन्न भिन्न प्रत्यय आपको मिलेंगे, ठीक, जो धातुओं में जुड़ेंगे। और जो हमारे तद्धित प्रत्यय हैं, मतोपाद आदि प्रत्यय, ठीक, धीमान, श्रीमान जी आदि बनते हैं, तो ये आपको मिलेंगे तद्धित प्रत्यय में। बहुत सारे प्रत्यय मिलेंगे, ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक, और शब्द भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। संज्ञा भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, और विशेषण भी, किसी की विशिष्टता बताने वाला भी हो सकता है, सर्वनाम शब्द भी हो सकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर शब्दों की क्या करना है? व्युत्पत्ति करना है, और प्रकृति को ढूंढना है, और प्रत्यय को ढूंढना है। साधारणतः अगर बात करें हम कि सिलेबस के आधार पर, तो आपके विषय सिलेबस के आधार पर आपको इतना ही जानना है कि इसका मूल प्रकृति क्या है, इसका मूल प्रत्यय क्या है, इतना ही जानना है। लेकिन मैं आपको थोड़ी थोड़ी और चीजें बताता जाऊंगा। इसके अंदर प्रत्यय के बाद कुछ हो सकता है, कोई शब्द में आगे उपसर्ग भी लगा होता है, फिर क्या करें सर? तब उसमें भी ये सारी चीजों को हम लोगों को देखना पड़ता है। ठीक, तो आप सारी चीजों को ध्यान से देखते जाइएगा। वैसे तो मैं सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, आपकी परीक्षा के उद्देश्य से जल्दी जल्दी इसको रिविजन कर रहा हूं। ठीक, समय ज्यादा भी नहीं लगे और जल्दी से आपका इस पूरा पाठ भी हो जाए। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें जो दिया हुआ है आपका सबसे पहला शब्द, पहला शब्द आपका होगा शौर्यम। क्या दिया हुआ है? शौर्यम, जिसमें देखिए मूल शब्द है इसका सूर, सूर से ही शौर्यम बनता है। ठीक, सूर शब्द है जो आपकी प्रकृति कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? आपकी प्रकृति कहलाएगा। और स्यं इसमें प्रत्यय कहलाएगा। ठीक, स्यं आपका क्या होगा? प्रत्यय होगा। और अगर बात करें हम तो सूरस्य भावः, ये आपका भाव है। शौर्यता क्या है? आपके अंदर की योग्यता क्या है? वो आपकी वीरता क्या है? वही तो स्वर है, इसीलिए यहां भाव रूप में दिया गया है। यहां देखें, और इसमें षष्ठी आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। अब यहां पर बात करें हम सूर, तो यहां ऊ लिखा हुआ है, बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ को यहां पर औ वृद्धि हो जाती है तो सौर बन जाता है, सौर। ठीक, अब यही स्यं प्रत्यय में सकार की और ईयाकार की संज्ञा होकर के तत्सलोपा से लोप हो जाता है। इसमें केवल या शेष रहता है। ठीक, आपको परीक्षा के लिए मैं बता दूं कि आपको ये बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है कि इसमें से क्या हटाया जाता है क्या नहीं। आप तो केवल इतना जाने कि अगर ये प्रत्यय आता है तो इसमें ये शेष बचता है, लास्ट में यही जोड़ना है। ठीक, ये प्रत्यय देखो, ये प्रत्यय देखो, इनमें सब में आपने देख लिया है कि इसमें आपका केवल या शेष रहेगा। ठीक, और जैसे शौर्यम बनेगा वैसे धैर्यम बनेगा, वैसे तारुण्यम बनेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, तीनों शब्द एक समान बनेंगे। ये भी आपका भाव है, ये भी आपका भाव है। जवानी दिखती नहीं है, ठीक है ना, जवानी को महसूस किया जाता है। ठीक, जवान कभी कभी क्या होता है कि छोटे व्यक्ति भी जवान से लगते हैं और कभी कभी बड़े लोग भी जवान से लगते हैं, कोई जरूरी नहीं है, अवस्था है। ठीक, तरुणी अवस्था है हमारी, जवानी है। जवानी क्या है? भाव के आधार पर होती है। ठीक, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी कि उम्र 55 की दिल बचपन का, देखी होगी, बहुत पुरानी है, कादर खान की मूवी है। नहीं देखी है तो कोई जरूरी नहीं है देखना, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, वो कहते हैं कि अवस्था हमारी चाहे कितनी भी हो जाए, अगर हमारा मन अवस्था के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो उसको तत्काल बचपन में ले जाओ,
ठीक है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति भी जवान लोगों की तरह मजाक करते हैं और स्ट्रांग भी होते हैं, चलते भी हैं। अरे वो कहने लगते हैं, उदाहरण देते हैं, अरे तुम लोग अभी से थक जाते हो, हम लोग जब थे तो हम लोग तो कभी नहीं थकते थे, आज भी नहीं थकते हैं। कितना काम करते हैं। हम अपने माता पिता से ही ये सोचें कि वो लोग इस अवस्था में कितना काम करते हैं, हम लोग अभी से थकने लगे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना चाहिए। यही होती है अवस्था, ये भाव सूचक होती है, ध्यान रखना। ठीक, तो यहां पर फिर इसके बाद आरूढ़ा शब्द दिया हुआ है, तो इसमें आ उपसर्ग आ गया है। अब मैं आपको इन तीनों की बात कर देता हूं कि इन तीनों शब्दों में जो दिया हुआ है ये आपकी प्रकृति है, ये तीनों शब्दों में। ठीक, ये तीनों आपकी क्या है, इसकी इन शब्दों की प्रकृति है। ठीक, और ये तीनों हमारे प्रत्यय हैं इन शब्दों के। क्या है ये, प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है, इसीलिए दोनों को अलग अलग बता रहा हूं। ठीक, आरूढ़ा दिया हुआ है, तो इसमें आ हमारा उपसर्ग है, रूह जिनमें ये चिन्ह लगा हुआ है ये आपकी सब इसकी प्रकृति है। ठीक, ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अब यहां पर बात करें, ये भी हमारी प्रकृति है, ये भी प्रकृति है। ठीक, और सर ये आगे लगा हुआ है तो ये क्या है, ये आपका क्या है, शब्द है। एक शब्द ये हो गया, ये भी आपकी इसकी प्रकृति है, और ये भी आपका एक प्रत्यय है। ठीक, ये प्रत्यय है, इसमें दो प्रत्यय हैं। क्यों, एक विफली बनने में और कर्तुम बनने में दो इसमें प्रकृति है, दो इसमें प्रत्यय है। इसमें च्यू प्रत्यय है और विफल इसमें प्रकृति है। इसमें क्री आपकी प्रकृति है और तुमुन इसमें प्रत्यय है। ठीक, और इसमें आरूह में भी रूह आपकी धातु है जो प्रकृति है, कित आपका प्रत्यय है। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रकृति और प्रत्यय तो समझ गए हैं, लेकिन ये कैसे बनेगा। कित में ता शेष रहेगा, तुमुन में तुम शेष रहेगा। ठीक, और च्यू में आपकी ई शेष रहेगी, तुमुन में यहां भी तुम शेष रहेगा। ठीक, तुम शेष, इसमें भी तुमुन में तुम शेष रहेगा। ठीक, इतना ध्यान रख लेना। तो यहां बनेगा निगृहीतुम, यहां बनेगा अवरोधुम, और यहां बनेगा विफलीकर्तुम। इस प्रकार से ये प्रकृति और प्रत्यय आप लोगों को जानना है, परीक्षा में आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, और एक दो प्रश्न में से हमारे हमेशा आते हैं। इसके बाद अगला शब्द दिया हुआ है समुत्तोलित बनता। सम उपसर्ग दिया हुआ है, उत आपका यहां पर उपसर्ग है, तुल आपकी धातु है, ये आपकी प्रकृति है। क्या है, ये प्रकृति दी हुई है, सॉरी प्रकृति, ये आपकी प्रकृति दी हुई है। और प्रत्यय की बात करते हैं हम, तो ये भी प्रत्यय है, ये भी प्रत्यय है, ये दोनों आपके उपसर्ग हो जाएंगे। ये क्या है, दोनों उपसर्ग, ये दोनों उपसर्ग दिए हुए हैं ये, और ये दोनों आपके यहाँ प्रत्यय दिए हुए हैं, ये आपकी प्रकृति है। ठीक, इसमें आप बात करें कि इसमें शेष क्या बचेगा, तो इसमें ई शेष रहेगा, और इसमें आपका तवत शेष रहेगा। तवत शेष रहेगा, तो ये बत है ना, जो बत को क्या हो जाएगा, बान हो जाएगा, और बन जाएगा आपका उत्तोलित वन। ठीक है ना, वनतः रूप चल जाएगा, उत्तोलित वा, उत्तोलित वती, उत्तोलित वतः, उत्तोलित बनता, इस प्रकार से रूप चलेगा। और वत को वान हो जाता है, तो पराजित वान भी इसी में बनता है। दिया हुआ है निगृहीता, नि उपसर्ग दिया हुआ है, जैसे इसमें उपसर्ग है इसीलिए इसमें भी उपसर्ग है। इसमें ग्रह आपकी क्या है, प्रकृति है, जो यहाँ पर बतलाई है, जिसमें ये चिन्ह लगा है वो आपकी प्रकृति है। और कित प्रत्यय में ता शेष रहेगा। खंडित्वा में भी खंड आपकी प्रकृति रहेगी जो धातु के रूप में। इणिच में आपका प्रत्यय है, ई शेष रहेगा, कित्वा में त्वा शेष रहेगा। ठीक बेटा, पराजित वान में परा उपसर्ग है, जी आपकी प्रकृति है, धातु है। कित वतु में मैंने बताया ना, यहाँ तवत शेष रहेगा, और फिर यहां पर भी आपका क्या, वत को बान हो जाएगा। ठीक, ये आपका बनेगा पराजित बान। विकृता शब्द दिया हुआ है, बी उपसर्ग है, क्री आपकी धातु है जो प्रकृति है, और कित प्रत्यय में आपका ता शेष रहेगा, और बन जाएगा आपका क्या, यहां पर विकृति, विकृता। अभियानम दिया हुआ है, अभी उपसर्ग है, या आपकी धातु दी हुई है, ल्युट प्रत्यय है। ल्युट प्रत्यय में याद रखना कि यू शेष रहेगा। क्या रहेगा, यू। अब जो अन लिखा हुआ है, क्यों लिखा है, यहां एक सूत्र आता है, युवोर नाकौ, युवोर नाकौ। इस सूत्र के द्वारा ही यहां पर क्या होता है, यू को अन आदेश हो जाता है। यू को क्या हो जाता है, अन आदेश, मतलब यहां यू नहीं जुड़ेगा, यहां अन जुड़ेगा, तो बनेगा अभियान, और फिर रूप चल जाएगा तो बन जाएगा अभियानम। इस प्रकार से यहां पर आपका इसको रूप बन जाएगा। ठीक, तो प्रकृति और प्रत्यय के आधार पर आप दोनों को, इनको क्या है देखना है, और अच्छे से आप लोगों को करना है, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा के लिए मैं ज़्यादा आप लोगों को समय भी दे सकता हूं, लेकिन मैंने पूर्ण रूप से समय आपके पार्टों में दिया है। तो मैं तो यहाँ चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि परीक्षा के समय इसको आप लोग सदुपयोग में लाते हैं। ठीक, चलिए, आपकी क्लास यहाँ पर होती है पूर्ण
अब आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि संपूर्ण पाठ के आपको कंप्लीट चैप्टर भी मिल रहे हैं, एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं, आप लोगों के लिखित और मौखिक अभ्यास भी हो रहे हैं और पार्ट बाय पार्ट आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आप लोग चाहे किसी भी माध्यम से हो, सारी बीमारियों का एक ही इलाज, मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है ना, मैग्नेट ब्रेन्स परिवार। ठीक, ध्यान रखिएगा, सारी बीमारियों का, सारी परेशानियों का एक ही इलाज और सबका है मैग्नेट ब्रेन्स परिवार। ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम पर अभी आप पढ़ रहे हैं, वो भी आप लोगों से यही कहते हैं कि आप चाहे किसी भी माध्यम से हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो या आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो। ठीक, आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, कहीं से भी आप संबंधित हों, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। इसका मतलब ही यही है कि आप लोगों से कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक, और बताइए आप लोग से लेते हैं क्या? कोई भी पैसा नहीं लगता है, बस आप लोगों को तो आपको माइंड फ्री करके पढ़ना है। ठीक, और हाँ, जो आप लोगों को पैसा मम्मी पापा देते हैं तो उसका सदुपयोग करें और इसमें डेटा डलवाएंगे अपने मोबाइल में, जिससे कि आप क्लास को अच्छी से ले सकें। ठीक है ना, डेटा नहीं रहेगा आपका तो आप क्या करोगे? ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और मैं आपको बता दूं, हाई क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों को जो यहाँ पर टैग लगा हुआ है, इसका मतलब यही है कि आपको उच्च गुणवत्ता के साथ यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। उच्च गुणवत्ता का मतलब कि कोई भी त्रुटि नहीं होगी, योग्य शिक्षकों के द्वारा आप लोगों को यहाँ पर संपूर्ण कोर्सेज दिए जाते हैं। आपको आधा अधूरा कोर्स भी नहीं दिया जाएगा और संपूर्ण कोर्स के साथ आपका यहां सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। ठीक है बेटा, और मैं आपको बता दूं कि परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है, तो आप लोग चूकिएगा नहीं, बहुत अच्छे नोट्स यहां पर आप लोगों को मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के, चाहे वो आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, किसी भी मीडियम से हों, यहां सिलेबस के आपको संपूर्ण नोट्स मिलेंगे। वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी जानकारी के लिए आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाना है और ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहां से नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, परीक्षा में आपकी बहुत हेल्प करेंगे ये। और मैं आपको कह दूं कि अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।